हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए व्याख्या कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हम जानेंगे कैसे लिखना है और पूरा विस्तार से इसमें बताया जाएगा। अगर आप किसी भी क्लास में हैं और कोई भी डिग्री ले रहे हैं, बीए की चाहे एमए की, तो उसमें आपको अगर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका आंसर हमने 1000 शब्दों में बताया हुआ है पूरा विस्तृत से। तो जानते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो लोग व्यापार करने भारत आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो जो एलिजाबेथ का चार्टर था उसी के तहत उन्हें भारत में विस्तृत रूप से उन्हें अधिकार प्राप्त थे व्यापार करने के लिए। फिर लिखेंगे, कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। और जो कंपनी आई थी केवल व्यापार करने के लिए, तो व्यापार तक ही सीमित थे, लेकिन 1765 में उसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार का मतलब कि उन क्षेत्रों से उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार और सिविल मामलों में न्याय करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया। फिर लिखेंगे, कालांतर में ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। और फिर कुछ ही समय बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1858 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश ताज ने भारत शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1947 ईस्वी स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला। अब जो 1857 की क्रांति है वो आपको पता होगी कि 1857 की क्रांति हुई थी। उसी के बाद से 1858 में जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब कंपनी के हाथों में नहीं था, अब वो क्राउन के हाथों में चला गया। भारतीय शासन का जो उत्तरदायित्व था उसने अपने हाथों में ले लिया और 1947 तक चला। इस प्रकार संवैधानिक विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्न को 2 शीर्षकों के अंतर्गत है। अर्थात आप देख सकते हैं कि कंपनी का शासन जो था 1773 से लेके 1858 तक चला और ताज का शासन या कहें सम्राट का शासन 1858 से लेके 1947 तक चला। अब हम इसी को पूरा व्याख्या करेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्ट आए थे। सबसे पहला हेडिंग लिखेंगे, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। सबसे पहला हेडिंग रहेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताएंगे कि ये क्या था। यह एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया व 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। 1773 में ब्रिटिश की जो संसद है उसने इस रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया और 1774 में इसे लागू किया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और भारत में जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, इसके क्या विशेषताएं थी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बहुत सारे एग्ज़ामों में। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। पहला है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब सबसे पहले हम ये बताएंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल ये पद का नाम दिया गया और 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया उसकी हेल्प के लिए।
उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे और जो पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये नाम आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर बी नंबर पे लिखेंगे, इसके द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और इसी एक्ट के द्वारा जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे और पहले ये तीनों अलग अलग रहते थे। जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया और वैसे वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल और उन्हीं के अंतर्गत ये दोनों आ गए, मद्रास और बम्बई के गवर्नर। सेकंड नंबर पर है 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसकी खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसमें जो कमियां रह गई थी, जो खामियां रह गई थी, उन्हीं को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम आया। इसी को इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसी को बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं थी वो बताएंगे। इस कानून द्वारा कलकत्ता, जो अब इस समय कोलकाता है, के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। अब जो भी कलकत्ता के निवासी हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करते। अर्थात इसमें हिंदुओं के जो निजी कानून थे उसी हिसाब से हिंदुओं को और मुस्लिमों के जो निजी कानून थे उस हिसाब से मुसलमानों को जो भी न्याय था वो तय किया गया। इसके बाद है 1786 का अधिनियम। इसमें लिखेंगे 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसी से पहले था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये आप 4th नंबर पे कर लीजिएगा और 5th नंबर पर ये है, सॉरी ये 3rd है और ये 4th है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसे हम लिखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो आया था इसके पहले आपने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया 1773 का, फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम यानी बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहें तो वो आया। उस जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। अब उसकी भी कमियों को दूर करने के लिए इसके बाद आया एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं हम लिखेंगे। पहला है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब जो कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उसको कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें कहा गया। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में जो कंपनी कार्य थे उस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण किया गया। फिर नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें लिखेंगे इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और 1813 में जो ये कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी,
केवल एक उसके पास एक एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब केवल उसी का अधिकार था कि वो भारत में व्यापार करे। तो उस एकाधिकार को समाप्त किया गया, यानी कि भारत में व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया और जितने भी अब व्यापारी हैं वो आ सकते हैं यहाँ व्यापार करने के लिए। पहले बस यही कंपनी एक व्यापार करती थी। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार रखा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी चाय का और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसमें कंपनी का ही एकाधिकार था। ये आगे चल करके समाप्त होगा। फिर है 1813 का चार्टर अधिनियम। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का संशोधन अधिनियम आया जो उसकी कमियों को दूर करने के लिए आया था। फिर 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया, उसके भी कमियों को दूर किया। फिर 1786 का अधिनियम, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, और इसी में सभी के लिए व्यापार के लिए जो रास्ते हैं वो खोले गए। मतलब व्यापार का जो अवसर है वो सबको दिया गया। इसका एकाधिकार समाप्त किया गया कंपनी का, लेकिन उस पर भी चाय और चीन का जो व्यापार था ये दोनों अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब लिखेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें लिखेंगे इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। अब जो आप पढ़ रहे थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, अब उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो अब ये जो एक्ट आया था 1813 का, 1813 के एक्ट ने इस ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात अब जितने भी एरिया जो थे, जितने भी क्षेत्र थे ब्रिटिश के अधीन हो गए थे, उन सब का जितना भी वो सब क्षेत्र था उन सब का पूरा नियंत्रण इसी गवर्नर जनरल के पास आ गया, जो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और ऐसा जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो आप लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये नाम याद रखना है। फिर अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर लिखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें लिखना है इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका व विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया। 1853 में संसदीय प्रणाली जैसे कि कार्यपालिका विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करती थी। और जो विधान परिषद थी वो ब्रिटिश में जो संसदीय मॉडल था उसी के अनुसार कार्य करती थी। अर्थात जो यहाँ पर संसदीय प्रणाली है वो 1853 के अनुसार यहाँ पे लाया गया। फिर इसमें लिखेंगे इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली का शुभारंभ किया। और 1853 का जो एक्ट था उसी में भारत के जो नागरिक थे उनके लिए सिविल सेवकों की भर्ती और नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया। इस संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और अब 1853 के बाद से हम सेकंड नंबर डालेंगे हेडिंग में, और उस पे लिखेंगे ताज का शासन। इसी को कहते हैं सम्राट का शासन। 1858 से लेके 1947 तक का है ये। इसके बीच में जो भी एक्ट अधिनियम आए हैं उन्हीं का वर्णन आपको करना होता है इसके बीच में। तो पहला लिखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें लिखना है इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 की विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो ये जो अधिनियम था ये कब आया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ये अधिनियम आया। 1857 के बाद 1858 का अधिनियम आया।
इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन चल रहा था उसे उसने अब हस्तांतरित कर दिया, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, जो भी ये शासन का उत्तरदायित्व था। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। ए नंबर पर आप लिखेंगे, महारानी विक्टोरिया लंदन में रहकर भारत पर शासन करती थीं। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब जो पहले आपने गवर्नर जनरल पढ़ा, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और अगर भारत का गवर्नर जनरल पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जो ये गवर्नर जनरल बन रहे थे उस गवर्नर जनरल का जो पद का नाम है उसे बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। अब जो ब्रिटिश ताज का शासन चल रहा था अब उसके प्रतिनिधि ये बन गए वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वायसराय बने थे, कैनिंग। अब सेकंड नंबर पे है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके अंतर्गत लिखना है, 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। अब उन्होंने सोचा कि 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत में अगर शासन चलाना है तो इनका सहयोग भी आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसमें भारत के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, उसमें स्टार्ट कर दिए, उन्होंने स्टार्ट किया इन्हें भी शामिल करना। नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई तथा उन्हें विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसके पहले आपने जो पढ़ा था कि 1853 में जो है उसमें संसदीय प्रणाली को प्रस्तुत किया गया था, विधान परिषद आपने सुना था वहाँ पर। तो उस विधान परिषद के जो कार्य थे उन्हें विस्तृत किया गया, उनके कार्यों में वृद्धि की गई, और जो भारत के सदस्य थे विधान परिषद में उन्हें बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इसमें। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको मार्ले मिंटो सुधार कहीं दिखे तो उसका मतलब यही है कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसी का दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें लिखेंगे, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन अगर पूछा जाए कि कब आरंभ हुआ, किस अधिनियम में, तो आपको लिखना होता है 1909 में। उसे ही मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और अलग से मताधिकार की व्यवस्था करना। फिर नेक्स्ट आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें लिखना है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम से जो प्रांतों में द्वैध शासन थी उसका अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय
सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। तो 19 नवंबर 1927 में साइमन आयोग जो था उसे सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य थे, उसमें 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जो कि इस भारत में नए संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए गठित की गई थी। और इसमें सभी जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, इसलिए इस साइमन कमीशन का सभी दलों ने बहिष्कार किया। अब सबसे लास्ट में आपको लिखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, जो 1947 में 3 जून को 1947 में वायसराय उस समय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो आपने पहले पढ़ा कि गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया 1858 में, और पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और इस समय जो 1947 में वायसराय थे वो माउंटबेटन थे, और उन्होंने ही माउंटबेटन योजना कहा गया, जो उन्होंने विभाजन की जो योजना थी वो पेश की, उसे ही माउंटबेटन योजना कहा गया। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इस स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया, और उसी समय 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। अब ब्रिटिश का राज समाप्त हो गया और भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। सेकंड नंबर पे है भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्य बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। तो इस तरीके से आप भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको 1000 शब्दों में लिखने को कहा गया है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये पूरा विस्तार से वीडियो बताया गया है आपको। अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।